Hello and welcome to Exam Sastra. Today we will discuss about the current affairs of 4th October. Now this is the list of the topics, okay, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे. तो इसमें ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में आज बात करेंगे. उसके बाद चाइल्ड मैरिज इन इंडिया के बारे में. उसके बाद अर्थक्वेक के बारे में जो हाल ही में आप लोगों को पता होगा कि कल या परसों, ठीक है, नेपाल में भी भूकंप आया हुआ है और असम में भी इसका असर पड़ा है. साथ साथ में जो असम का जो टी सेक्टर है इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है इसके बारे में भी आज डिस्कस करेंगे. फर्स्ट टॉपिक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 विच इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू. तो न्यूज़ क्या है कि इंडिया जो है वो 132 इकोनॉमीज में से 40th रैंक पे आता है, ठीक है, इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 रैंकिंग. कौन पब्लिश करते हैं इस रैंकिंग को? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वीपो, ठीक है. ये जो रैंक है ये याद रखिए प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से. और कौन पब्लिश करते हैं इसको? इट इज़ वीपो. ये भी याद रखिए, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन. द 2023 एडिशन रिवील्स ए रैंकिंग of this year's most innovative economies in the world amongst 132 economies. 132খন মানে অৰ্থনীতিৰ ভিতৰত, ঠিক আছে, most innovative economies সব ৰেংকিং কৰা গৈছে. ওকে, now what is global innovation index? GII or Global Innovation Index is a leading reference for measuring an economy's innovation ecosystem. এখন কাণ্ট্ৰিত ইনোভেশ্যন ইক'চিষ্টেম কেনেকুৱা সেইটো বিশ্ব লেভেলত চাবৰ বাবে কোনটো ইণ্ডেক্স ৱৰ্ল্ড ইণ্টেলেকচুৱেল প্ৰপাৰ্টি অৰ্গেনাইজেশ্যনে উলিয়ায়? ইট ইজ গ্লোবেল ইনোভেশ্যন ইণ্ডেক্স, ঠিক আছে. ইট ইজ পাব্লিছড এনুৱেলি. বেচিকেলি এইটোৱে কি হিচাপত কাম কৰে? ইট ইজ অলছ' এ ভেলুৱেবল বেঞ্চ মাৰ্কিং টুল. কাৰ কাৰণে বেঞ্চ মাৰ্কিং টুল হয় ৱৰ্ল্ড ইণ্টেলেকচুৱেল গ্লোবেল ইনোভেশ্যন ইণ্ডেক্সটো? ফৰ পলিচি মেকাৰ্ছ. কিমান এখন ইকনমিক ইনোভেশ্যন ইক'চিষ্টেম ডেভেলপ হৈছে সেইটো চাবৰ কাৰণে. ফ্ৰম বিজনেছ পইণ্ট অফ ভিউ বিজনেছ লিডাৰ্ছে ইউজ কৰে এণ্ড আদাৰ ষ্টেক হোল্ডাৰ্ছ. হোৱাট ইজ ৱৰ্ল্ড ইণ্টেলেকচুৱেল প্ৰপাৰ্টি অৰ্গেনাইজেশ্যন? দিছ ইজ এ গ্লোবেল ফ'ৰাম ফৰ ইণ্টেলেকচুৱেল প্ৰপাৰ্টি ছাৰ্ভিচেছ. IP ছাৰ্ভিচেছৰ কাৰণে ৱিপো এটা গ্লোবেল ফ'ৰাম হয়, ঠিক আছে. অৰ পলিচি ইনফৰমেশ্যন এণ্ড কপাৰেশ্যন. It is a self-funding agency, ঠিক আছে. It is a self-funding agency of United Nations with 193 members states, ঠিক আছে. কিমানখন কাণ্ট্ৰি আছে? 193খন আছে, বাট 132খন মষ্ট ইনোভেটিভ ইকনমিজৰ ভিতৰত ইণ্ডিয়া এবাৰ 40 নম্বৰ স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে. ইটছ এইম টু লিড দ্য ডেভেলপমেণ্ট অফ এ বেলেঞ্চ এণ্ড ইফেক্টিভ ইণ্টাৰনেশ্যনেল IP চিষ্টেম, ইণ্টেলেকচুৱেল প্ৰপাৰ্টি চিষ্টেম এটা ডেভেলপ কৰিবৰ কাৰণে ই কি কৰে? এইম কৰে ডেট এনেবলছ ইনোভেশ্যন এণ্ড ক্ৰিয়েটিভিটি ফৰ দ্য বেনিফিট অফ অল, ঠিক আছে. इट्स मैंडेट, यार जो मैंडेट बा यार जी गवर्निंग बॉडीज, इसका जो भी मैंडेट है या फिर गवर्निंग बॉडीज जो इसका है या फिर जो प्रोसीजर्स लाई करते हैं ये सब कहाँ पे सेटअप किया गया था? इट वाज सेट आउट इन वीपो कन्वेंशन विच एस्टैब्लिश वीपो इन 1967. ये ऑर्गेनाइजेशन कब से है? 1967 से ही है, ठीक है. जब से वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जो है इसके मैंडेट्स के बारे में, इसका जो गवर्निंग बॉडीज है, इसका प्रोसीजर्स है, ये कहाँ पे बनाया गया था? जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन हुआ था 1967 में, वहीं पे इसको बनाया गया था. नाउ व्हाट आर द की हाइलाइट्स ऑफ द इंडेक्स? पहली बात तो ये कि सबसे इंपॉर्टेंट, दिल्ली इट इज़ द मोस्ट इनोवेटिव इकोनॉमीज इन 2023. स्विट्जरलैंड, अगर कंट्री के हिसाब से बात किया जाए तो स्विट्जरलैंड इज द मोस्ट इनोवेटिव इकोनॉमी इन द वर्ल्ड इन 2023 फॉलोड बाय स्वीडन. तो स्विट्जरलैंड एंड स्वीडन, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स, उसके बाद UK. तो ये चार जो है स्विट्जरलैंड, स्वीडन, US एंड UK, ये याद रखिए. उसके बाद आता है हमारे एशिया से कौन सा कंट्री? सिंगापुर. सिंगापुर हैज़ एंटर्ड द top 5 and has taken the leading position among Southeast Asia or East Asia. Now यहाँ पे नेक्स्ट जो पॉइंट है, इट इज अबाउट टॉप साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लस्टर्स इन द वर्ल्ड, ठीक है सर. बेसिकली देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लस्टर क्या है? these are the areas in the world where the highest density of inventors and scientific authors are located. जो सबसे बेसी इन्वेंटर्स बा साइंटिफिक ऑथर्स हुआ जाए, तो सबसे बेसी
কোনবোৰ অঞ্চলত পোৱা যায়, কোনবোৰ অঞ্চলত আটাইতকৈ বেছি ইনোভেশ্যন ৰিলেটেড কাম হৈছে, তাৰ ওপৰত বেছ কৰি কি কৰিছে, বিশ্বত বিভিন্ন বহুতকেইটা साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लस्टर भाग কৰিছে এখন দেশত। ठीक है, एक देश के अंदर बहुत सारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्लस्टर बनाया गया है। तो द टॉप साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन क्लस्टर्स in the world 2023 into 2023 it is Tokyo, Yokohama, followed by Shenzhen, Hong Kong, Guangzhou, Seoul, Beijing and Shanghai, Suzhou। तो चाइना में से ये सब है, ठीक है, बेजिंग, शंघाई, सुजो ये है, ठीक है, कोरिया में से ये है, उसके बाद हांगकांग, ग्वांगझो है एंड टोक्यो योकोहामा। टोक्यो योकोहामा जो है ये पहले रैंक पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लस्टर में ये पहला स्थान पर है। कंट्री के हिसाब से स्विट्जरलैंड एंड हमारे इंडिया में दिल्ली सबसे मोस्ट इनोवेटिव इकोनॉमिस्ट दिल्ली को माना गया है। ठीक है, चाइना नाउ हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ क्लस्टर्स इन द वर्ल्ड ओवरटेकिंग यूनाइटेड स्टेट्स। तो एक कंट्री के अंदर सबसे ज्यादा क्लस्टर्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लस्टर्स कहां पाया जा रहा है? इट इज इन चाइना, पहले यूएस था। नाउ व्हाट आर द की हाइलाइट्स रिलेटेड टू इंडिया? इंडिया से रिलेटेड क्या क्या हाइलाइट्स है? पहला बात तो ये है कि हम लोगों का पोजीशन कितना है? 48th पोजीशन। ठीक है, showcasing a remarkable climb from 81st spot in 2015। 2015 में हम लोग का स्थान कहाँ पे था? 81 रैंक हम लोग का था। अभी करीबन किमानता स्थान आगुवाई গৈছে, অলমোস্ট 41টা পজিশন কি কৰিছে আগত গৈ পেলাই আমি এতিয়া 40 নম্বৰ স্থানত আছো। India secured the top positions among 37 lower middle income countries। 37 लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज जो दुनिया में है, दुनिया भर का, उनमें से इंडिया टॉप पोजीशंस पे आया है। नाउ द की इंडिकेटर्स affirm India's robust innovation landscape, including significant ranking in ICT services exports, venture capital received, and graduates in science and engineering and global corporate R&D investors। तो ये सब एरियाज है जहाँ पे इंडिया ने काम किया है, जहाँ पे इनोवेशन, जिसके द्वारा इनोवेशन लैंडस्केप को बदला गया है। ठीक है, बेसिकली कहाँ पे क्या देखा जाता है? साइंस एंड इंजीनियरिंग में कितने ग्रेजुएट्स यहाँ से निकले हैं। सेकंड जो है ग्लोबल कॉर्पोरेट R&D इन्वेस्टर है या नहीं है इंडिया में। ठीक है, तीसरा जो है ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन सर्विसेज जो यहाँ से एक्सपोर्ट होता है, इसका मात्रा भी बढ़ा है, एंड वेंचर कैपिटल। ठीक है, इन सब को लेके ही इंडिया आज 40th रैंक इंडिया हासिल कर पा रहे हैं। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लास्टर्स कंपेयर टू चाइनास 24, यूएसर 21টা, ইন্ডিয়াত কেইটা আছে? 4টা আছে। কোনকেইটা হয়? চেন্নাই, বেংগলুৰু, ঠিক আছে, মুম্বাই এণ্ড দিল্লী। ওকে, সো এই 4টা ক্লাস্টাৰ আছে। ঠিক আছে, এইকেইটা মনত ৰাখিবা। চেন্নাই ওপৰৰ পৰা যদি নৰ্থৰ পৰা চোৱা, দিল্লী, দেন মুম্বাই, দেন লাইক চেন্নাই, দেন বেংগলুৰু। তো এই 4টা আমাৰ সায়েন্স এণ্ড টেকনলজি ক্লাস্টাर इंडिया আছে। इंडिया प्रोग्रेसर कथा जो कहा जाए, इंडिया के प्रोग्रेस के बारे में अगर बात किया जाए तो यहाँ पे लिखा ही है 2015 में 81, उसके बाद धीरे धीरे पोजीशन बेहतर हुआ। ठीक है, तो आज जाके 2022 का ये डाटा है। ठीक है, 23 में रिपोर्ट पब्लिश हुआ है, तो 40th रैंक पे अभी आज हम लोग है। ठीक है, India's progress is attributed to its abundant knowledge capital and a thriving startup ecosystem। तो ये जो प्रोग्रेस है ना, किसके कारण आया है? बाकी जिसके बारे में आप लोगों ने बात किया था उन सब के कारण तो आया ही है, जैसे वेंचर कैपिटल रिसीव करना, आईसीटी सर्विसेज को एक्सपोर्ट करना, ये सब तो है। लेकिन जो अबांडेंट नॉलेज कैपिटल, इंडिया जो नॉलेज कैपिटल बन रहा है धीरे धीरे, एंड जो स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए जो लोगों का थ्राइव और लोगों का जो लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्टार्टअप इकोसिस्टम बड़ा होते जा रहा है, इसके लिए भी इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है। द COVID-19 pandemic emphasized the vital role of innovation in addressing challenges। तो COVID-19 के टाइम पे ही इनोवेशन, ठीक है, इनोवेशन का रोल उस टाइम पे देखा गया था। बेसिकली अगर बात किया जाए, आप लोग खुद ही देखिए, जो डिजिटल एजुकेशन है, ठीक है, डिजिटल एजुकेशन है, यहाँ पे भी क्या हुआ है? COVID-19 के बाद ही इसका भी ग्रोथ हुआ है। ठीक है ना, ये जो इंडिया का प्रोग्रेस है, इट इज अलाइन विद द नेशंस विजन ऑफ आत्मनिर्भर भारत अभियान, सेल्फ रिलायंट इंडिया। टू ब्रिज दिस, ये जो है देखिए, हमारे यहाँ पे नीति आयोग उसके लिए मतलब इनोवेशन के लिए क्या क्या कर रहा है। देखिए, नीति आयोग इज एक्टिवली वर्किंग टू प्रमोट पॉलिसी लेड इनोवेशन इन क्रूशियल सेक्टर्स सच एज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स,
बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, स्पेस एंड ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेस लाइक ग्रीन एनर्जी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए भी इनोवेशन, पॉलिसी लेड इनोवेशन लाया गया है, करने की कोशिश किया जा रहा है। बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी एंड स्पेस एंड ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेस के लिए भी ये इंडिया अभी कोशिश कर रहा है थ्रू नीति आयोग। ठीक है, तो दिस ऑर्गेनाइजेशन और दिस थिंक टैंक, ओके, ये जो नीति आयोग है, जो हमारे थिंक टैंक है सेंट्रल लेवल पे, इट इज वर्किंग टू प्रमोट पॉलिसी लेड इनोवेशन इन दिस फॉलोइंग सेक्टर्स। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक जो है इट इज अबाउट चाइल्ड मैरिज इन इंडिया। आज ही एक न्यूज आया था कि असम में सेकेंड फेज ऑफ ड्राइव अगेंस्ट चाइल्ड लेबर ये चालू हो गया है। तो हमको न्यूज से तो कोई मतलब है नहीं, ठीक है, लेकिन ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, विच इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम इंडियन सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, 2000 से भी लोगों को पिछले साल अरेस्ट किया गया था चाइल्ड मैरिजेस के केस में, एंड रिसेंटली सेकेंड एडिशन ऑफ ड्राइव अगेंस्ट चाइल्ड मैरिजेस बिगिंस अगेन। ठीक है, चाइल्ड मैरिज बिगिंस अगेन। ओके, तो इसको फिर से चालू किया गया है। नाउ पहले थोड़ा बहुत देख लेते हैं डेटा ऑन चाइल्ड मैरिजेस। यूएन का ऐसा कहना है कि 1.5 मिलियन गर्ल्स गेट मैरिड बिफोर दे टर्न 18 इन इंडिया। इंडिया में करीबन कितने लोग हैं? ऑलमोस्ट 1.5 बिलियन, 15 लाख গৰাকী ছোৱালী কি হৈ যায় 18 বছৰ হোৱাৰ আগতে ইণ্ডিয়াত বিয়া হৈ যায়। According to 2011 census, 44% of women in Assam were married before the age of 18। देखिए ना कितना बड़ा फिगर है। आउट ऑफ 100% 44% 18 साल से पहले ही इन लोगों का ब्याह हो गया था। 2011 का सेंसस। दिस फिगर्स फॉर राजस्थान, बिहार एंड मध्य प्रदेश वेर 47%, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, 46% एंड 43% रेस्पेक्टिवली। हम भी कम नहीं है। ठीक है, तो जो इंडिया का ये जो चाइल्ड मैरिज का जो पर्सपेक्टिव है, बेसिकली पहले देखते हैं हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है। मतलब एंशियंट टाइम से मॉडर्न टाइम तक पोस्ट इंडिपेंडेंस के टाइम पे भी क्या क्या इनिशिएटिव लिया गया था, इसके लिए क्या हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है। पहला जो है मनुस्मृति। ठीक है, मनुस्मृति में ये कहा गया है, it says that if the father fails to marry off his daughter within 3 years of her attaining puberty পোৱাৰ 3 বছৰ ভিতৰত যদি আমাৰ ভাৰতৰ কোনো এজন দেউতাকে যদি ছোৱালীক বিয়া দিব নোৱাৰে, she can find a spouse of her own, তেওঁ নিজে চুজ কৰিব পাৰে তেওঁৰ বেটাৰ হাফ। গ্ৰীক ট্ৰেভেলাৰ মেগাস্থেনিছে কৈছিলে, তেওঁ যেতিয়া লিখিছিলে, he was told that women of the Pandya kingdom of South India bear children at 6 years of age। लाइक अभी हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते इसको। ठीक है, अबाउट 7 centuries later the Persian polymath अल-बिरूनी जो इंडिया में आया था, he wrote that child marriages were rampant in India। तो ये 3 अलग अलग किस्सा है जहाँ से मालूम होता है कि इंडिया में चाइल्ड मैरिज पहले हुआ करता था। मॉडर्न इंडिया के बारे में अगर बात किया जाए, कॉलोनियल स्टेट में क्या किया गया, द एज ऑफ कंसेंट एक्ट्स ऑफ 1861 एंड 1891 ब्रॉट इन रिफॉर्म इन कंजुगल राइट्स। तो इसको रिफॉर्म करने के लिए ये 2 एक्ट लाया गया था। 1861 वाला जो एज ऑफ कंसेंट एक्ट जो है, यहाँ पे ये साफ साफ लिखा है, इट लेड डाउन 10 years एज द मिनिमम एज फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो सेक्सुअल इंटरकोर्सर कारण मिनिमम एजनी ছোৱালী কিমান হ'ব লাগিব, 10 বছৰ হ'ব লাগিব বুলি এই একখনত লিখা গৈছিলে। দ্য হিন্দু ইণ্টেলিজেন্সিয়া, ডেট মিনছ সেই সময়ত যি ৰেনেচা আহিছিলে, যিখিনি মানুহে যিখিনি শিক্ষা দীক্ষা লোৱা মানুহ আমাৰ ভাৰতীয় আছিলে, जो एजुकेटेड इंडियंस थे, इन लोगों ने उसको ओपोज किया था। बोला था कि इसको 10 नहीं क्या करना चाहिए, 12 तक लेके जाना चाहिए। एटलीस्ट मिनिमम एज फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स ये क्या होना चाहिए, 12 होना चाहिए। ये तो था मॉडर्न टाइम पे। पोस्ट इंडिपेंडेंस के टाइम पे क्या हुआ, जो पोस्ट इंडिपेंडेंस के मतलब पोस्ट इंडिपेंडेंस के टाइम पे मिनिमम मैरिजेबल एज क्या बनाया गया, 15 इयर्स करा गया फॉर फीमेल्स एंड 18 इयर्स फॉर मैन।
1978 में गवर्नमेंट ने इसको बढ़ा के 18 कर दिया गर्ल्स के लिए 15 से, एंड 18 से 21 करा दिया मेल के लिए. But years later, in 2008, the Law Commission for both men and women, like according to Law Commission, the marriageable age for both men and women, ये क्या होना चाहिए, क्या बोला उन लोग Law Commission ने कि 18 होना चाहिए, क्योंकि as both are considered eligible to vote as citizens at the time. तो क्योंकि दोनों ही 18 साल का है, दोनों को अगर वोट मिलने का अगर दोनों को वोट देने का अधिकार मिला है तो दोनों क्या कर सकते हैं, शादी भी कर सकती है. लॉ कमीशन का 2008 में एक बयान आया था, उसी में ये लिखा था. ठीक है. नाउ चाइल्ड मैरिजेस को, ठीक है, प्रिवेंट करने के लिए, चाइल्ड मैरिजेस को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे इंडिया में क्या क्या एक्ट लाया गया है. पहला जो है इट इज अबाउट पॉक्सो ऑफ 2012. बेसिकली इट क्रिमिनलाइज सेक्स बिटवीन ए माइनर एंड एन एडल्ट. ठीक है सर, तो বুঝি পাইছা, দ্য ল ডাজ নট ৰিকগনাইজ এ মাইনৰ্ছ কনচেণ্ট এজ ভেলিড. ইয়াত যদি সাপোজ মাইনৰৰ কনচেণ্টটো থাকে বাট সেইটোক ভেলিড হিচাপে কনচিডাৰ নকৰে. অ'কে, সেক্সুৱেল এছল্ট আণ্ডাৰ পক্সো ইজ এ নন বেইলেবল অফেন্স এণ্ড কগনিজেবল অফেন্স. বেইল পোৱা নাযায়, নন বেইলেবল. সেকশ্যন 19 অফ দিছ এক্ট ইম্প'জেছ এ মেণ্ডেটৰী ৰিপৰ্টিং অব্লিগেশ্যন. সেকশ্যন 19 যিটো 19 যিটো সেকশ্যন আছে এই এক্টখনৰ আণ্ডাৰত, এইটোত কোৱা গৈছে যে কোনোবাই যদি like anyone has knowledge of sexual offense being committed against a child, it must be reported to the nearest police station or special juvenile police unit. किसी को अगर कोई भी sexual offense के बारे में पता है जो एक child के against में हुआ है, ठीक है, अगर कोई चुप बैठेगा तो उनके ऊपर भी क्या हो सकता है, पनिशमेंट हो सकता है. तो इसलिए मैंडेटरी रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन का एक प्रोविजन यहाँ पे रखा गया है अंडर 19 ऑफ पॉक्सो एक्ट. ठीक है. तो उसको क्या करना चाहिए, अगर मान लीजिए किसी को मालूम भी है तो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन या फिर जो स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट है वहाँ तक उसको वो खबर लेके जाना चाहिए. नेक्स्ट जो है इट इज़ अबाउट द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिजेस एक्ट ऑफ 2006. इट सेज दैट चाइल्ड मैरिजेस आर इलीगल. सीधी तरीके से बोला गया है कि चाइल्ड मैरिजेस इलीगल है. द एक्ट स्टिपुलेट्स 18 years एज द मिनिमम मैरिजेबल एज फॉर वीमेन एंड वाइल फॉर मेन इट इज़ 21 years. ठीक है. तो 2006 का इस एक्ट के मुताबिक 18 years फीमेल के लिए एंड 21 years फॉर मैन ये मैरिजेबल एज बताया गया है. ठीक है. द पनिशमेंट ऑल्सो एक्सटेंड टू एनीवन हु परफॉर्म्स. अगर कोई चाइल्ड मैरिजेस कराते हैं, ठीक है, कॉन्डक्ट्स और डायरेक्ट्स, ठीक है, और एबेट्स एनी चाइल्ड मैरिजेस. परफॉर्म करने से तो तुम जाओगे अंदर, ठीक है, कॉन्डक्ट या फिर डायरेक्ट करने से भी तुम किसी को अगर मोटिवेट भी कर रहे हो तब भी तुम जाओगे. और एवेट्स एनी चाइल्ड मैरिजेस. तीसरा जो है प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिजेस बिल ऑफ 2021. ये बिल ही है अभी तक. तो यहाँ पे क्या बोला गया है इस बिल में, इट रेजेस द मैरिजेबल होना चाहिए था एज फॉर वीमेन अक्रॉस ऑल रिलीजन फ्रॉम 18 to 21. यहाँ पे बोला गया कि ऑल रिलीजन में, ठीक है, हिंदू, मुस्लिम, लाइक सिख, ठीक है, ईसाई, कोई भी हो, तो मैरिजेबल वीमेन फॉर मैरिजेबल एज फॉर वीमेन मिनिमम जो है इट शुड बी 21 नॉट 18. ठीक है. ठीक है. ओके. सो यहाँ पे अभी तक ये एक्ट में बदला नहीं है. हाउएवर द पार्लियामेंट पैनल एग्जामिनिंग दिस इज येट टू सबमिट इट्स रिपोर्ट. 4 में जो है जया जेटली कमेटी इन जून 2020, इसके बारे में भी हमको पढ़ना पड़ेगा. ठीक है. जया जेटली कमेटी एक बनाया था 2020 में, which was appointed by Ministry of Women and Child Development, and वहाँ पे बोला गया है कि the age for women should be increased from 18 to 21 years of age in light of factors like reproductive health, education, etc. तो reproductive health, education को मद्देनजर रखते हुए जया जेटली कमेटी ने बोला कि जो मैरिजेबल एज जो मिनिमम एक फीमेल के लिए होना चाहिए वो 21 होना चाहिए. और बोला जाता है कि इसके बाद ही 2021 वाला जो ये एक्ट लाया गया वहाँ पे भी सेम प्रोविजन देखने को मिला. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम GS1 पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है. इसको आप ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है ये. ठीक है. इट इज़ अबाउट अर्थक्वेक इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया. तो बेसिकली है कि देखिए न्यूज़ जो था वो मैंने यहाँ पे नहीं दिया. न्यूज़ ऐसा है कि एक्सपर्ट्स को ये डर है कि फ्रीक्वेंट जो अर्थक्वेक नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है इसको लेके डर है. बोला गया है एक्सपर्ट के द्वारा कि अभी तक कोई प्रॉपर एक
लाइक अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप नहीं कर पा रहा है कोई भी, लेकिन कोई ऐप भी इसके लिए बनाया जा रहा है। गूगल ने इसको लॉन्च भी किया है, इन लोगों के द्वारा भी, अलग अलग एजेंसीज के द्वारा भी बनाया जा रहा है। ठीक है, तो बेसिकली यही न्यूज़ पे था। तो पहले समझते हैं कि अर्थक्वेक क्या है। अर्थक्वेक ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपल वर्ड में बोला जाए तो शेकिंग ऑफ द अर्थ है। मतलब धरती को अगर धरती हिलेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, अर्थक्वेक। क्वेक माने हिला, ठीक है सर। एंड इट इज अ नेचुरल इवेंट, ये होगा ही। इट इज कॉज ड्यू टू रिलीज ऑफ एनर्जी विच जनरेट्स वेव्स दैट ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है सर। फॉर एग्जाम्पल এইটো আৰ্থ সাৰ্ফেচ হয়, ইয়াতে কি হৈছে ক'ৰবাত এনাৰ্জি ৰিলিজ হৈছে, কিয় হৈছে নল মই ক্লাছত অলৰেডি কৰাইছোঁ জিঅ'গ্ৰাফি ক্লাছত, ঠিক আছে। তো এই ৱেভবোৰ গৈ পেলাই কি হৈছে লাইক ছাৰ্ফেচ অফ দ্য আৰ্থত কি হৈছে গৈ পেলাই ষ্ট্ৰাইক কৰিব, ठीक है सर। एंड दिस वाइब्रेशंस आर कॉल्ड सिस्मिक वेव, और इसी को ही बोला जाता है सिस्मिक वेव्स, ठीक है। दीज आर जनरेटेड फ्रॉम द अर्थक्वेक दैट ट्रेवल थ्रू द अर्थ एंड आर रिकॉर्डेड ऑन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड सिस्मोग्राफ। और ये जो सिस्मिक वेव्स है ये कहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है, सिस्मोग्राफ पे रिकॉर्ड किया जाता है। नाउ द लोकेशन बिलो द अर्थ सरफेस वेयर द अर्थक्वेक स्टार्टेड इज कॉल्ड हाइपोसेंटर, ठीक है। एंड द लोकेशन डायरेक्टली अबव इट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एपिसेंटर। देखिए यहाँ पे चारों तरफ वेव्स गया हुआ है, लेकिन जो नियरेस्ट पॉइंट है इसके ऊपर, मतलब जो अर्थ सरफेस का नियरेस्ट पॉइंट है, इसको बोला जाता है, ठीक है, इसको बोला जाता है एपिसेंटर, ठीक है, एपिसेंटर। और जहाँ से ये आपका जो ट्रिमर जहाँ से शुरू हुआ इसको बोला जाता है हाइपोसेंटर, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे और क्या दिया है कि हाँ, यहाँ पे मैंने साथ में ये भी दिया है कि टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक क्या क्या है, अलग अलग टाइप्स का अर्थक्वेक आ सकता है, ठीक है। तो हम लोग जानेंगे इसके बारे में, जैसे फॉल जोन, ठीक है, इसके कारण भी आ सकता है, टेक्टोनिक अर्थक्वेक भी हो सकता है, वॉल्केनिक इरप्शन के कारण जो अर्थक्वेक होता है उसको बोलते हैं वॉल्केनिक अर्थक्वेक, और ह्यूमन इंड्यूस्ड अर्थक्वेक भी आ सकता है। जैसे मान लीजिए कोई एक बड़ा सा डैम है, ये अगर टूटेगा तो आसपास के एरियाज में क्या आएंगे, शेकिंग होंगे, तो इसको भी हम लोग अर्थक्वेक ही बोलेंगे, या फिर माइनिंग के कारण भी अर्थक्वेक आ सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने सिस्मिक हजार्ड का जो मैप है, ठीक है, तो बेसिकली हमारे इंडिया को अलग अलग 4 जोन में बांटा गया है। पहले 5 जोन था, लेकिन बाद में इसको 4 जोन में क्लासिफाई किया गया है। ब्लू कलर से जो डिनोट किया गया है इट इज़ अ लो रिस्क जोन, ठीक है। येलो कलर से जो किया गया है मॉडरेट रिस्क जोन, ठीक है। लेकिन हाई रिस्क जोन कौन सा है, जोन 4। यहाँ पे आपका गुजरात का कुछ पार्ट आते हैं, एंड जो हिमालयन रीजन है, ठीक है, हिमालयन फुटहिल रीजन है, ये यहाँ पे आ जाता है, इंक्लूडिंग सम वैली रीजन्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, ठीक है। एंड साथ में सबसे जो बड़ा वाला जोन 5 जो वेरी हाई रिस्क है, ये कहाँ पे है, एग्जैक्टली हिमालयन वाला जो रीजन है वहाँ पे ही ये पर्टिकुलर पार्ट आते हैं, ठीक है। इंडिया इज वन ऑफ हाईली अर्थक्वेक अफेक्टेड कंट्रीज, ये सबको मालूम है। हमारे यहाँ पे 4 जोन से जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है, लेकिन 4 जोन किसके ऊपर बेस करके बनाया गया है। पहला तो ये कि हमारे यहाँ पे जो भी अर्थक्वेक्स होते हैं इसका सिस्मिसिटी कितना होता है, अर्थक्वेक पास्ट टाइम पे ठीक कितने फ्रिक्वेंटली ओकर हुआ है, या फिर अर्थक्वेक जो ओकर हुआ है उसका भी डाटा लिया जाता है। एंड जो एक एरिया का टेक्टोनिक सेटअप है, ठीक है, इसको भी मद्देनजर रखते हुए ये 4 जोन बनाया जाता है, सिस्मिसिटी, अर्थक्वेक ओकर्ड इन द पास्ट एंड टेक्टोनिक सेटअप ऑफ ए पर्टिकुलर प्लेस, ठीक है। प्रीवियसली अर्थक्वेक जोन्स वर डिवाइडेड इनटू 5 जोन्स, लेकिन जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, ठीक है, BIS, इट इज द ऑफिशियल एजेंसी फॉर पब्लिशिंग द सिस्मिक हैजार्ड मैप्स एंड कोड्स। इसके इन लोगों ने क्या बोला कि अभी इंडिया में इन लोगों के द्वारा क्या किया गया, 4 जोन्स पे इंडिया को अभी क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। जो सिस्मिक हैजार्ड मैप है वहां पे इसीलिए 4 जोन्स दिखने को मिला है, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू द नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मोलॉजी NCS, इसका एक रिपोर्ट आया था जहाँ पे ये बोला गया है कि जो लास्ट ईयर जो भी ट्रिमर्स असम पे फील हुआ था, ठीक है, पता है आप लोगों को ढेकियाजुली में कई बार एपिसेंटर ढेकियाजुली में था, या फिर रंगापारा में भी था, ठीक है, जो सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट पे आता है। तो ये जो था ना, इट हैड बीन एट्रीब्यूटेड टू कॉपिली फोल्ड जोन क्लोजर टू हिमालयन फ्रंटल ट्रस्ट, ठीक है। नाउ व्हाट इज ए फॉल्ट, फॉल्ट क्या है, फॉल्ट देखिए एक फ्रैक्चर है along which the blocks of crust, crust माने ঠিক আছে পৃথিৱীৰ যেটো মানে ভিতৰ ভাগটোক আমি কেইবাটাৰ ভাগত ভাগ কৰিব পাৰোঁ, এটা হ'ল ক্ৰাষ্ট, ঠিক আছে, এটা হ'ল ইয়াৰ পিছত কয় মেণ্টেল এণ্ড কোৰ।
ক্ৰাষ্টত কি পৰে বেসিক্যালি আমাৰ যেটো আৰ্ট সাৰফেসৰ এৰিয়া আছে য'ত আমি য'ত থিয় হৈ আছো য'ত আমাৰ ঘৰ আছে য'ত আমি ঘুৰো সেই অঞ্চলটোৰ পৰা প্ৰায় অলমোষ্ট 18-20 কিলোমিটাৰ্স বা ইট ভেৰিজ একচুয়ালি তললৈকে এইটো কি বুলি কওঁ আমি ক্ৰাষ্ট বুলি কওঁ ঠিক আছে এই ক্ৰাষ্টত কি হয় এই যিখিনি ক্ৰাষ্টেল এৰিয়া আছে ইয়াত যদি ঠিক আছে ইয়াত যিবোৰ ব্লক আছে ৰক ব্লকস ঠিক আছে ইয়াত যদি কিবা ফ্ৰেকচাৰ আহে ঠিক আছে সো ইট ইজ আ ফ্ৰেকচাৰ এলং হুইচ ব্লকস অফ ক্ৰাষ্ট on either side have moved relative to one another or parallel to the fracture तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे गौर करेंगे ठीक है यहाँ पे क्या है एक मिनट यहाँ पे क्या है देखिए ये जो है ये नीचे आया है यहाँ से ठीक है ये जो ब्लॉक है ये फ्रैक्चर के कारण क्या हुआ नीचे आ गया है यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये ऊपर गया है एंड यहाँ पे दो जो लाइक रॉक ब्लॉक है ये क्या हुआ है दोनों तरफ मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में चला गया है ठीक है व्हेन एन अर्थक्वेक ओकर्स ठीक है जब एक अर्थक्वेक आता है द रॉक ऑन वन साइड ऑफ द फॉल स्लिप्स विथ रेस्पेक्ट टू अदर ठीक है एक जो रॉक है ठीक है एक साइड का जो रॉक है ये बेसिकली क्या हो जाता है ये स्लिप हो जाता है ठीक है इस पार्टिकुलर फॉल्ट में क्या हो जाता है ये जो फ्रैक्चर है इसके कारण ये स्लिप हो जाता है अर्थक्वेक आने से ठीक है या फिर नीचे आ सकता है ऊपर जा सकता है या फिर पैरेलली और रिवर्स भी हो सकता है and these fall surfaces can be vertical ठीक है horizontal or at some angle to the surface of the earth ये तीनों तरीके से ये फॉल्ट सरफेस बन सकता है ठीक है हम लोग जिसके बारे में डिस्कस करेंगे इट इज अवर हिमालयन फ्रंटल ट्रस्ट ये देखिए ईस्टर्न हिमालय वाला पार्ट है ठीक है ये है हिमालयन फ्रंटल ट्रस्ट ठीक है इट ऑल्सो नोन एज मेन फ्रंटल ट्रस्ट MFT it is a geological fault along the boundary of Indian and Eurasian tectonic plate ये कहाँ पे है एग्जैक्टली इंडियन एंड यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट का ये बाउंड्री इसको माना जाता है और यही मेन एक थ्रस्ट है ठीक है या फिर जियोलॉजिकल एक फॉल्ट है इसीलिए इस एरिया में ज़्यादा चांसेस है अर्थक्वेक आने से क्या होगा यहाँ पे ट्रिमर फील करना इसीलिए बहुत ज़्यादा चांसेस इस एरिया में बन जाता है क्योंकि आपको पता है कि व्हेन एन अर्थक्वेक ओकर्स द रॉक ऑन वन साइड ऑफ द फॉल स्लिप्स स्लिप हो जाएगा विद रेस्पेक्ट टू अनदर देन हम लोग ट्रिमर को फील कर सकते हैं ठीक है यहाँ पे और एक फॉल्ट है इट इज कॉल्ड डाउकी फॉल्ट ठीक है डाउकी ठीक है मेघालय का जो डाउकी फॉल्ट है ये देखिए नीचे क्या है इंडियन प्लेट है ऊपर क्या है इसके ऊपर यूरेशियन प्लेट है नाउ यहाँ पे देखिए और एक फॉल्ट है इट इज कॉपिली फॉल्ट जो इस डायरेक्शन में है दोनों रिवर्सल डायरेक्शन में ये वाला जो मैंने बताया था स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट है ठीक है नाउ यहाँ पे ब्रह्मपुत्र वैली है और यहाँ पे बर्मिस आर्क है तो देखिए कितना फॉल्स यहाँ पे है नॉर्थ ईस्ट में इसीलिए सबसे ज़्यादा प्रोन टू अर्थक्वेक जोन ये बन जाता है नेक्स्ट जो है कॉपिली फॉल जो मैंने बोला है ये वाला ठीक है जिसको हम लोगों ने क्या बोला है कि ये आपका जो लाइक स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट जिसको बोला गया है ठीक है स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट ठीक है कॉपिली फॉल जो है इट इज़ अ जोन ठीक है कॉपिली फॉल जो है इट इज़ अ जोन like Kopili Fall zone is a 300 kilometer long and 50 kilometer wide like lineament linear feature extending from the western part of Manipur up to the tri-junctions of Bhutan, Arunachal Pradesh and Assam ये है मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ कहाँ से है मणिपुर से है ठीक है बेसिकली मान लीजिए कि ये ठीक है ऐसे असम का यहाँ पे मैप है मणिपुर यहाँ पे है ठीक है और ये है क्या ट्राई जंक्शन इस साइड में भूटान है इस साइड में अरुणाचल है और ये असम का पार्ट है तो ऐसे करके यहाँ तक है ये वाला जो फॉल्ट क्या है कॉपिली फॉल्ट है ठीक है कॉपिली फॉल्ट तो इसीलिए इस एरिया में ये जो एरिया है यहाँ पे आता है सोनितपुर और इसके ऊपर ही आता है धेकियाजुली एंड आपका जो ये रंगापारा है ये दोनों एरिया आसपास में आता है इसीलिए कभी कभार एपिसेंटर हम लोग को इस एरिया में देखने को मिलता है द एरिया इज सिस्मिकली वेरी एक्टिव फॉलिंग इन द हाईएस्ट सिस्मिक hazard zone of 5 associated with collision tectonics where Indian plate subducts beneath the Eurasian plate তলত কি হৈ আছে এনেকে ইন্ডিয়ান প্লেটখন আছে ন ইন্ডিয়ান প্লেটখন কাৰ তলত সোমাই আছে ইউৰেছিয়ান প্লেটৰ তলত সোমাই আছে সো এই কাৰণে কি হৈছে মুভটো এনেকুৱা কৰি আছে দুইখন এখন ইখনৰ ঠিক আছে সন্মুখীকে আছে সো সেই কাৰণে ইয়াত কি হয় ম্যাক্সিমাম আৰ্থকুৱেকৰ চান্সেছ বনি গৈছে ঠিক আছে দিস সাবডাকশন
is a geological process in which one crustal plate is forced below the edge of the another, squeezed between the subduction and collision zones of the Himalayan belt and Sumatran belt. The northeast is highly prone to earthquake occurrences. Now जो है अभी आ जाता है earthquake को मैनेज करने के लिए क्या है, देखो अर्ली वार्निंग कोई सिस्टम का कोई अभी तक बात नहीं हुआ है, ठीक है। पहले तो इसको आप लोग कुछ नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत क्या है कि इसको मिटिगेट करने के लिए कुछ स्टेप्स ले सकते हैं। तो ये जो गाइडलाइंस मैंने दिया है NDMA के द्वारा जो दिया गया है, दिस गाइडलाइंस हैव इंट्रोड्यूस 6 पिलर्स ऑफ अर्थक्वेक मैनेजमेंट व्हिच प्रेस्क्राइब टाइमलाइंस फॉर द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द वेरियस एक्टिविटीज। अलग अलग एक्टिविटीज को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करने के लिए ही ये गाइडलाइंस दिया गया है, जिस गाइडलाइंस के तहत 6 पिलर्स ऑफ अर्थक्वेक मैनेजमेंट ये बनाया गया है। पहला जो है पिलर 1, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू स्ट्रक्चर। जो भी नया स्ट्रक्चर बन रहा है एक एरिया में, वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट होना चाहिए। पिलर 2 में क्या बोला गया है, सिलेक्टिव सिस्मिक स्ट्रेंथनिंग एंड रेट्रोफिटिंग ऑफ एग्जिस्टिंग प्रायोरिटी स्ट्राक्चार्स। মানে যিকেইটা বিল্ডিং অলৰেডি আছে, যিবোৰ বিল্ডিং, সেইবোৰ বিল্ডিং কি কৰিব দিছে, ৰেট্ৰফিটিং কৰিব দিছে, আৰ্থকুইক ৰেজিষ্টেন্স কৰিবৰ কাৰণে মেক্স টু মেক্স যি কৰিব পাৰে এইখিনি কৰিবলৈ দিছে। Third is regulation and enforcement. Fourth is awareness and preparedness among the people. Fifth is capacity building, ठीक है। कैपेसिटी बिल्डिंग मतलब ये भी हो सकता है कि मान लीजिए कोई डिजास्टर अर्थक्वेक अगर आ रहा है तो अर्थक्वेक से जो पॉसिबल लॉसेस है उसको भरने के लिए, ठीक है, पहले से ही अगर हम लोग तैयार करेंगे, हम लोग अगर कैपेसिटी हम बढ़ाएंगे तो ये हो सकता है। एंड उसके बाद जो आता है इमरजेंसी रेस्पॉन्सेस। तो ये 6 अर्थक्वेक मैनेजमेंट गाइडलाइंस NDMA के द्वारा दिया गया है, ये हम लोग को एक डिस्कस करना था। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट टी सेक्टर्स ऑफ आसाम एंड इट्स चैलेंजेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हाल ही में आज ही एक न्यूज़ आया है कि आसाम गवर्नमेंट हाइक्स मिनिमम वेज ऑफ टी गार्डन्स वर्कर्स, ठीक है। तो ये न्यूज़ आया है कि टी गार्डन्स के वर्कर्स जो है उनको 18 रुपये का हाइक मिला है, ठीक है। 228 से 250 तक इन लोगों को बोनस, डेली बोनस मिलेगा आपसे। ये चीफ मिनिस्टर हिमंता विश्व शर्मा ने जो कैबिनेट मीटिंग हुआ था गांधी मंडप में, यहाँ पे ये घोषणा किया था, ठीक है। 232 था सॉरी पहले, उसके बाद अभी 250 करा गया। यहाँ पे ही गलत लिखा है, ठीक है, आपका 1 मिनट, हाँ 232 होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे गलत लिखा है। पहले इसके बारे में देख लेते हैं इंडिया के बारे में। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी ग्लोबली। इसमें सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ से जाता है। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर, अबाउट 83% ऑफ द कंट्रीज एनुअल टी प्रोडक्शन इन 2021-22। दैट मीन्स नॉर्थ इंडिया के बारे में बोला गया कि हम लोग 83% क्या करते हैं, टी हमारे यहाँ से प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। with the majority of the tea production coming from Assam and followed by West Bengal. The southern part of the India produces about 17% of the country's total production. Now मेरा यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, आप लोगों को जवाब देना है। Which city of India is also called the tea capital, tea city of India, एंड दूसरा जो है टी कैपिटल ऑफ आसाम किसको कहा जाता है। एक है टी सिटी एंड दूसरा जो है टी कैपिटल। तो आपको दोनों ही आंसर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली चैलेंजेस के बारे में देख लेते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस है। पहला जो है टी प्राइसेस, ये डिक्लाइन होना चालू हो गया है। Across the world, tea auctions price has declined in the recent past, as per World Bank's report. World Bank का ही कहना है कि टी ऑक्शन प्राइसेस कम हो रहा है पिछले कई सालों में। And no proper steps were taken to improvise the quality of tea. दूसरा जो है लेस प्रोडक्शन। देखिए टी जो इंडस्ट्री है वो इतने सारे चैलेंजेस को अगर फेस कर रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, जाहिर सी बात है कि यहाँ पे प्रोडक्शन कम होगा। जैसे फिनेंशियल प्रॉब्लम्स है, पावर प्रोडक्शन का प्रॉब्लम है, लेबर इशू है, ठीक है, इनको भी हाइक चाहिए, ठीक है। ज़्यादा हाइक देंगे तो क्या होगा, प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। पोर लेबर स्कीम्स भी है, इन लोगों को ज़्यादा प्रॉपर कुछ फैसिलिटी मिलता नहीं है। इनएडिक्वेट कम्युनिकेशन सिस्टम है, इंक्रीज पोल्यूशन फ्री, ठीक है। तो ये सब भी है। पोल्यूशन फी ज़्यादा बढ़ा दिया गया है, जो भी भाटा है, ठीक है, यहाँ पे मतलब जहाँ पे प्रोड्यूस होता है, जो लाइक इंडस्ट्री जहाँ पे है टी का, ठीक है। तीसरा जो है आपका क्लाइमेटिक कंडीशन। देखिए अनइवन जो रेनफॉल हो रहा है पिछले कई सालों में, तो उसके कारण हाई टेम्परेचर मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस होने के कारण भी
ये क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण ट्री प्रोडक्शन में असर पड़ा है। उसके बाद जो है पेस्ट अटैक, ठीक है, बैक्टीरियल ब्लैक स्पॉट इज अ डिजीज दैट स्प्रेड्स एंड स्पॉइल्स द टी लीव्स। ये बैक्टीरियल ब्लैक स्पॉट के कारण भी क्या हुआ है, टी प्रोडक्शन कम होता दिख रहा है। उसके बाद जो है लो वेजेस टू लेबर्स, ये तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एज प्राइस रिलेशन ऑफ टी इज वेरी लेस इन द इंटरनेशनल मार्केट and as temporary laborers are used in the peak seasons, usually the wage paid for tea industry laborers are very less, ठीक है, बेसिकली टेम्पोररी लेबर से लिया जाता है। ओके, तो लो वेजेस देंगे तो इफेक्टिवली काम नहीं करेंगे तो सीधी सी बात है प्रोडक्शन में तो असर पड़ेगा। साथ में क्वालिटी डिटोरिएशन, क्वालिटी बहुत ज़्यादा घट गया है, ठीक है, क्वांटिटी बढ़ा है लेकिन क्वालिटी आज तक नहीं बढ़ा है, ठीक है। गवर्नमेंट ने क्या क्या पॉलिसी लिया है कि प्रमोशन फॉर पैकेज टी ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है, गवर्नमेंट स्कीम्स भी लेके आए हैं बेसिकली किसके लिए, पैकेज टी के लिए। अप टू 25 ऑफ द कॉस्ट रीइंबर्समेंट, मान लीजिए 100 रुपए गया है इनको बनाने में तो 25 रुपीज कौन दे रहा है, गवर्नमेंट दे रहा है। डिस्प्ले इन इंटरनेशनल डिपार्टमेंटल स्टोर, अलग अलग इंटरनेशनल डिपार्टमेंट स्टोर में आसाम टी को प्रमोट किया जा रहा है। प्रोडक्ट लिटरेचर, प्रोडक्ट के बारे में भी लिटरेट किया गया है, लोगों को जानकारी दिया गया है। वेबसाइट डेवलपमेंट किया है गवर्नमेंट ने, ठीक है, एंड इंस्पेक्शन चार्जेस रीइंबर्समेंट अप टू 25% ऑफ द चार्जेस। दूसरा जो सब्सिडी भी दिया जा रहा है जो डोमेस्टिक एक्सपोर्टर्स है। The tea board also provides subsidies to the domestic exporters to participate in international fairs and exhibition। बाहर के जो इंटरनेशनल फेयर्स एंड एग्जीबिशन वहां पे पार्टिसिपेट करने के लिए भी टी बोर्ड क्या कर रहा है, सब्सिडी प्रोवाइड कर रहा है हमारे जो डोमेस्टिक एक्सपोर्टर्स हैं इन लोगों को। एंड टी डेवलपमेंट एंड प्रमोशन स्कीम भी लाया गया है। दिस स्कीम, टी डेवलपमेंट एंड प्रमोशन स्कीम वाज लॉन्च्ड इन नवंबर 2021 बाय टी बोर्ड ऑफ इंडिया फॉर द पीरियड ऑफ 2021 टू 2026, मतलब आने वाले 5 साल में ये जो चल रहा है इसमें टी डेवलपमेंट एंड प्रमोशन के लिए ये स्कीम लाया गया था, ठीक है। सो दीज आर द क्वेश्चंस ऑफ द डे, इसको अटेम्प्ट कीजिए, अच्छे से नीचे लिखिए। और आप लोगों ने अभी तक हमारे साथ अगर इंस्टाग्राम आप लोगों ने फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे स्टैटिक करंट अफेयर्स आप सभी को मिलेगा जहाँ पे आप लोग क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यही था आज का एनालिसिस। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एनालिसिस एंड कीप वाचिंग एग्जाम शास्त्र। थैंक यू।